नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। 18वीं लोकसभा के स्पीकर पद के लिए लगातार दूसरी बार ओम बिरला चुने गए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओम बिरला के नाम का प्रस्ताव रखा। बीजेपी नेताओं और सहयोगी दलों ने समर्थन किया और इसके बाद ओम बिरला ध्वनि मत से स्पीकर चुन लिए गए। स्पीकर बिरला को पीएम नरेंद्र मोदी और नेता विपक्ष राहुल गांधी आसन तक लेकर पहुंचे। पीएम ने दूसरी बार लोकसभा स्पीकर बनने पर ओम बिरला को बधाई देते हुए कहा कि कोटा बूंदी से तीसरी बार के सांसद ओम बिरला ने दूसरी बार लोकसभा अध्यक्ष का पद संभालकर इतिहास रचा है। इससे पहले बलराम जाखड़ 5 साल पूर्ण करने पर दूसरी बार लोकसभा अध्यक्ष बने थे। मोदी ने कहा कि विनम्रता के साथ चेहरे पर मीठी मीठी मुस्कान ओम बिरला की पहचान है। ओम बिरला को बहुत बड़ा दायित्व सौंपा गया है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने ओम बिरला को बधाई देते हुए कहा कि स्पीकर सर, मैं आपको दूसरी बार लोकसभा स्पीकर निर्वाचित होने पर पूरे विपक्ष और इंडिया अलायंस की ओर से बधाई देता हूं। यह सदन भारत के लोगों की आवाज का प्रतिनिधित्व करता है। उम्मीद है आप हमें अपनी आवाज उठाने देंगे, हमें बोलने का मौका मिलना चाहिए। भारत आदिवासी पार्टी के बांसवाड़ा सांसद राजकुमार रोत ने भी सदन में ओम बिरला को लोकसभा स्पीकर चुने जाने पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि मैं पहली बार लोकसभा सदन में आया हूं। रोत ने इंडिया अलायंस के गठबंधन के साथ राजस्थान में चुनाव लड़ा था। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर ओम बिरला को बधाई दी है। उन्होंने लिखा कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके अनुभव, कर्मठता और लोकहित के प्रति समर्पण से सदन का गौरव लगातार बढ़ेगा, जिससे राजस्थान का मान बढ़ेगा। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट ने भी प्रेस वार्ता कर स्पीकर के बारे में कहा, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने कहा कि डिप्टी स्पीकर विपक्ष को देने की परंपरा है। यूपीए सरकार में डिप्टी स्पीकर पद विपक्ष के पास था और ऐसे में क्योंकि राहुल गांधी का भी जो बयान था और जो तमाम विपक्षी नेताओं के, अलग अलग राजनीतिक दलों के नेताओं की तरफ से जो खुले मन से स्वागत किया गया, उसको लेकर के तमाम तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। इंडिया गठबंधन के सहयोग के आश्वासन के बावजूद स्पीकर पद पर भी एक तरफा फैसला करने का प्रयास ये दिखाता है कि बीजेपी आने वाले दिनों में स्पीकर के जरिए ऐसे फैसले करवाएगी जो एनडीए के छोटे सहयोगी दलों के हित में नहीं होंगे। कोटा बूंदी, टोंक और जयपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी कर वहां पर एक संदेश देने की कोशिश की है, मिठाइयां बांटी हैं और जश्न का जो माहौल है वो राजस्थान के अलग अलग इलाकों में देखने को मिला है। ये सदन का सौभाग्य है कि आप दूसरी बार इस आसन पर विराजमान हो रहे हैं। आपको और इस पूरे सदन को मेरी तरफ से मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, मेरी तरफ से आपको शुभकामनाएं हैं, लेकिन इस पूरे सदन की तरफ से भी आपको अनेक अनेक शुभकामनाएं। अमृत काल के इस महत्वपूर्ण कालखंड में दूसरी बार इस पद पर विराजमान होना बहुत बड़ा दायित्व आपको मिला है और आपका 5 वर्ष का अनुभव और आपके साथ हम लोगों का 5 साल का अनुभव, हम सबका विश्वास है कि आप आने वाले 5 साल हम सबका मार्गदर्शन भी करेंगे और देश की आशा, अपेक्षाएं पूर्ण करने के लिए ये सदन अपना दायित्व निभाने में आपकी बहुत बड़ी भूमिका रहेगी। Speaker sir, I'd like to congratulate you for your successful election. For the second time that you have been elected, I'd like to congratulate you on behalf of the entire opposition, on behalf of the India Alliance. Speaker sir, this House represents the voice of India's people. सरकार का जो रवैया रहा मैं मानता हूं कि वो सही नहीं था।
अभी इस पे अंतिम निर्णय नहीं हो पाया है कि आगे क्या होगा, लेकिन परंपरा ये होती है कि अगर स्पीकर बिना चुनाव के चुना जाता है तो डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को दिया जाता है। जब यूपीए की सरकार थी तब डिप्टी स्पीकर हमेशा विपक्ष के पास था। मुझे पता नहीं है कि इसमें अंतिम क्या निर्णय लिया गया है, लेकिन स्वस्थ परंपरा ये रही है, जब यूपीए के कार्यकाल था तो स्पीकर सत्ता पक्ष का था और डिप्टी स्पीकर विपक्ष का था। राजस्थान से हमारे ओम बिरला जी वो दूसरी बार स्पीकर बने हैं लोकसभा के। मैं उम्मीद करता हूं कि वो, जैसा राहुल गांधी जी ने कहा, कि वो निष्पक्षता से काम करेंगे और स्पीकर होने का जो दायित्व होता है उसका मतलब होता है कि प्रत्येक दल को, प्रत्येक सदस्य को बराबरी का मौका मिले और विपक्ष को अपनी बात रखने का पूरा जो उनका दायित्व है उसको पूरा करने का उनको अवसर प्रदान करें। मैं उम्मीद करता हूं कि उनका कार्यकाल कामयाब रहेगा, लेकिन विपक्ष को, खासकर उन लोगों को जो अपनी बात रखना चाहते हैं सदन के अंदर, वो खुलापन उनको महसूस होगा ओम बिरला जी के कार्यकाल में। सर, पहले तो आपको इस पद पे शोभान्वित होने के लिए मेरी ओर से खूब खूब बधाई, लाख लाख जोहार। साथ ही मैं भारत आदिवासी पार्टी की तरफ से आता हूं, तो मेरी पार्टी और पूरे आदिवासी समुदाय, साथ ही मेरे निर्वाचन क्षेत्र के अंदर रहने वाले प्रत्येक वर्ग की तरफ से और विशेषकर राजस्थान की जनता आज काफ़ी खुश है, क्योंकि उनको उम्मीद थी कि राजस्थान को लोकसभा अध्यक्ष के रूप में, आपके रूप में देखना चाह रही थी दोबारा, और पूरे राजस्थान की जनता खुश है। और मैं उम्मीद करूंगा कि हमारी जो क्षेत्रीय पार्टी आई है और हम पहली बार इस सदन में आए हैं, मैं राजस्थान विधानसभा के सदस्य के रूप में था और उस दौरान मैंने आपको देखा था। उस समय विचार किया था कि कभी जरूर हम दिल्ली जाएंगे और आज ये अवसर मिला। मैं पुनः मेरी पार्टी, मेरे निर्वाचन क्षेत्र की जनता को धन्यवाद देना चाहूँगा। आपको पुनः मेरी पार्टी और हमारे गोविंद गुरु महाराज, संत सुरमाल महाराज, मावजी महाराज के भक्तगणों द्वारा आप सबको, आपको पुनः बधाई, धन्यवाद, जोहार। तो राजस्थान के लिहाज से बड़ा दिन और राजस्थान के खाते में एक बड़ी पदवी यहाँ पर आई है और इसको लेकर के बहुत सारी उम्मीदें भी अब नेताओं से बढ़ चुकी हैं, क्योंकि कैबिनेट में कई नेताओं को जगह मिली और ऐसे में एक और बड़ा पद जो है वो राजस्थान के हिस्से में आया है। इसके मायने क्या हैं, ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। राजस्थान को इसमें क्या मिलने जा रहा है और क्या मिलने की संभावना इसमें दिखाई देती हैं। एक खास पैनल हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुका है। सबसे पहले आपको मिलवा देते हैं उनसे। राजनीतिक विश्लेषक राजीव तिवारी जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। हमारे साथ बीजेपी से प्रवक्ता शैलेश कौशिक जी कार्यक्रम में हैं। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता डॉक्टर सुमित गर्ग जी कार्यक्रम में हैं और वरिष्ठ पत्रकार राजेश कसेरा जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सभी का बहुत स्वागत है। लेकिन शुरुआत में सबसे पहले राजीव तिवारी जी आपसे ही कर रहा हूं, क्योंकि राजस्थान के लिहाज से बड़ा दिन है और जैसा कि कहा भी गया कि ये माना जा रहा था कि राजस्थान के खाते में ये एक बार फिर से स्पीकर की जो पद है वो यहाँ पर राजस्थान के खाते में आता हुआ दिखाई देगा। तो ऐसा हुआ भी है और ये इतिहास के पन्नों में भी दर्ज है। अब लेकिन राजस्थान के लोगों को बहुत सारी उम्मीदें भी हैं, आप ये चाहते भी हैं कि राजस्थान एक कदम आगे बढ़ पाए। इसमें क्या देख रहे हैं आप? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि बिरला जी को बधाई दूसरी बार लोकसभा अध्यक्ष बनने पर और एक इतिहास रचने पर, कि ये दूसरा मौका है जब कोई व्यक्ति दूसरी बार लोकसभा के अध्यक्ष पद पर आसीन हुआ है। इनसे पहले जाखड़ जी हुए थे। और जो सबसे बड़ी चीज है, जब मोदी मंत्रिमंडल ने शपथ ली थी मोदी जी के तीसरे कार्यकाल के लिए, तभी ये लगभग तय हो गया था कि बिरला जी सत्ता पक्ष की ओर से लोकसभा अध्यक्ष के उम्मीदवार होंगे। क्योंकि देखिए, सभी जो पूर्व के बड़े मंत्री थे, कैबिनेट मंत्री थे, चाहे अमित शाह हो, राजनाथ सिंह जी हो, गडकरी जी हो, उन सबको उन्होंने उन्हीं पदों पर रिटेन किया था, उन्हीं पोर्टफोलियोज के साथ रिटेन किया था। तो ये उस समय लोगों ने काफी अटकलें लगी थी कि बिरला जी का क्या होगा, कि मंत्रिमंडल का गठन भी हो गया, तो अब कैसे क्या, तभी ये चीजें साफ हो गई थी कि लोकसभा अध्यक्ष उनको फिर मिलने वाला है पद। और इसका सबसे बड़ा फायदा राजस्थान को जो होगा कि खुद कोटा बूंदी क्षेत्र से आते हैं। हाँ। और वो जो पीकेसी योजना है, चंबल
पार्वती और काली सिंध नदी की जो योजना बनी है और ये पूरे पूर्वी राजस्थान के लिए जो नहर परियोजना है उसका काम अब हो सकता है कि बिरला जी के बनने के बाद वो तेजी पकड़ेगा। और जो राजस्थान के एक बात और भी है कि इस बार जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या मोदी सरकार 3.0 के अंदर किसी भी तरीके का कोई एक्सपेरिमेंट ज्यादा नहीं किया गया। अनुभवी लोगों को, जिनका पोर्टफोलियो पहले उनके पास था, उसी अनुभव के अनुसार इस बार भी उनको वही जिम्मेदारी उसी तरीके से तय कर दी गई है। लेकिन मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं, मैं इसमें सुमित जी को जोड़ रहा हूं। सुमित जी, सवाल ये कि जब पहले से ही अब ये तय हो गया तो इंडिया अलायंस की तरफ से के सुरेश को खड़े करने का आखिर मकसद क्या था, मतलब क्या था? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से देश की संसद के नए अध्यक्ष राजस्थान से सांसद आदरणीय ओम बिरला जी को बधाई देता हूं। साथ ही उम्मीद करता हूं कि उनके इस कार्यकाल में वो भारतीय जो संसदीय परंपरा है उसकी एक नई मिसाल कायम करेंगे और इस परंपरा को बुलंदियों तक लेके जाएंगे। जहां तक आपने बात करी कि सुरेश जी को खड़ा करने की कहां जरूरत, बिल्कुल जरूरत। हम चाहते नहीं, हमने इच्छा से नहीं किया, अपने आप को दुखी करके किया। हम दुखी मन से हमने ये निर्णय लिया। उसका कारण था कि कहीं ना कहीं इस देश की जो लोकतांत्रिक परंपराएं, संसदीय परंपराएं, उनको तोड़ा जा रहा। इतिहास गवाह है कि कभी इस देश में लोकसभा अध्यक्ष के लिए चुनाव नहीं हुआ और हम भी नहीं चाहते थे, और आज ध्वनि मत से हुआ। ये प्रमाणित करता है कि हम नहीं चाहते थे, लेकिन हम ये भी चाहते थे कि जो हमारी परंपराएं हैं, संसदीय परंपराएं, उनको बरकरार रखा जाए, जिसके चलते नहीं तो ये लड़ाई जो आपने जिसकी शुरुआत की थी आज सदन के अंदर, वो सरेंडर क्यों कर दिया गया फिर? मैंने वही कहा कि हम नहीं चाहते कि ऐसा हो। हम ये चाहते हैं आज भी कि जो संसदीय परंपराएं हैं वो बरकरार रखी जाए। हम ये चाहते हैं कि जिस तरह से आज सुमित जी, अगर ऐसा होता तो आप अपना बिना नंबर के आधार पर भी कोई कैंडिडेट खड़ा ही नहीं करते। फिर तो आप देखते ना, जो अभी तक का इतिहास चला आ रहा है, जैसा होता आ रहा था वैसा ही आप भी करते। वही मैं कह रहा हूं, वैसा नहीं हो रहा था ना। जब यूपीए का समय था, लगभग हमसे आज के अगर तुलना करें तो इनके लगभग 10 सीटें ज्यादा रही होंगी, लेकिन फिर भी हमने बिना मांगे संसदीय परंपराओं को बरकरार रखते हुए आगे से इन्हें ऑफर किया कि आप वाइस प्रेसिडेंट, अपना जो डिप्टी स्पीकर है उसका चयन कर लें, हमें नाम बता दें, हम उसकी घोषणा करवा दें। लेकिन ये नहीं हुआ। हमारे बार बार कहने पर बात ये हुई कि जब बात चालू हुई, राजनाथ सिंह जी से आदरणीय खड़गे साहब की बात हो रही थी, राजनाथ सिंह जी ने पब्लिक डोमेन में इसको स्वीकार भी किया कि मेरी 3 बार राजनाथ सिंह खड़गे साहब से बात हुई, और जब वो ये कह के गए कि मैं बात करूंगा और आपको बताऊंगा, जब बताया नहीं गया, बातचीत को तोड़ा गया, गतिरोध बनाया गया, तो कहीं हमें लगा कि ऐसा करके इस देश की परंपराओं को तोड़ा जा रहा। हम नहीं चाहते, आज भी नहीं चाहते और आगे भी नहीं चाहेंगे कि किसी भी रूप में इस देश के लोकतांत्रिक परंपराओं, इस देश के संविधान को किसी भी तरह से क्षति पहुंचे। हम इसके लिए बने हैं। कांग्रेस पार्टी का इतिहास इसका गवाह है कि हमने लोकतंत्र और संविधान के लिए सदैव अपने आप को समर्पित किया। ठीक है, मैं कौशिक साहब को जरा जोड़ लेता हूं। कौशिक जी, एक चीज बताइए, पक्ष विपक्ष के अंदर आपसी सहमति क्यों नहीं बन पाई? देखिए, स्वस्थ और संसदीय परंपरा यही है कि सत्ता दल जो धारी दल होता है उसी का सामान्यतः अब तक का इतिहास रहा है कि स्पीकर होता है, और भारतीय जनता पार्टी ने इस पर एक सर्वसम्मति बनाने का प्रयास किया, और हमारे संसदीय मंत्री, हमारे वरिष्ठ मंत्री राजनाथ सिंह जी ने, संसदीय किरण रिजिजू जी ने कांग्रेस के तमाम नेताओं से वार्ता कर और इनके जो गठबंधन के अन्य सहयोगियों से बात कर इस बात का प्रयास किया। लेकिन जिस तरीके से एक जिद पर ये एडमेंट थे, जिस तरीके से जिद थी कि डिप्टी स्पीकर का पद हमको दिया जाए, एक शर्त के रूप में कांग्रेस जिस तरीके की राजनीति करना चाह रही थी और संसद में जिस तरीके से शर्त के आधार पर राजनीति करना चाह रही थी, उस परिस्थिति में लास्ट में अंतिम निर्णय यही होना पड़ा कि चुनाव होगा। और चुनाव की, क्योंकि कांग्रेस का ये चुनाव कराने का मूड इनको मालूम था कि संख्या बल इनके अनुरूप बिल्कुल भी नहीं है,
पर कांग्रेस की एक शुरू से परंपरा है कि ये लोग अपने संख्या बल को न देखकर अपने सहयोगियों की ताकत और अपने सहयोगियों के सहयोग को चेक करना चाहते हैं कि कौन हमारे साथ यथावत है और कौन नहीं है। और उसकी परिणति दिखी हुई कि किस तरीके से टीएमसी ने आज सुबह तक इनको लटकाए रखा समर्थन के लिए, किस तरीके से राहुल गांधी को फोन करना पड़ा टीएमसी के लिए, किस तरीके से आज तक आप और कांग्रेस के चुनाव के बाद जो गठबंधन के जो तार है किस तरीके से टूट चुके हैं। तो ये लोग अपने इंडी गठबंधन के संगठन की ताकत को और उसके वर्चस्व को चेक करना चाह रहे थे कि हमारे पास कितना सामान है और कौन कौन हमारे साथ है। और जब सुबह इनको लग गया कि किसी भी सूरत में हो सकता है कि कहीं ये जगहसाही ना हो जाए हमारी, कि और हमारे जो सहयोग में काउंटिंग में 235 मेंबर आते हैं वो भी हमसे छूट के चले गए, तो उस स्थिति में इन्होंने सरेंडर किया और ध्वनि मत से पास किया। लेकिन फिर भी हम इनका धन्यवाद चाहते हैं, देते हैं कि इन्होंने एक परंपरा को बनाए रखा और ध्वनि मत से आज राजस्थान के लिए बहुत गौरव का विषय है कि ओम बिरला दोबारा लोकसभा के सदस्य निर्वाचित हुए। और मैं तो कहना चाहूंगा लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ही राजस्थान का पुराने सत्र की बात अब भी वर्चस्व है। दोनों में जो सभापति हैं वो राजस्थान के लिए गौरव की बात है कि राजस्थान के मूल निवासी हैं, जिसका फायदा निश्चित रूप से राजस्थान की जनता को, देश की जनता को अगले 5 सालों में मिलेगा। ठीक है, मैं जरा इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए मैं जरा राजेश जी को जोड़ लेता हूँ। राजेश जी, एक चीज़, क्योंकि अब पक्ष विपक्ष की बात है, सहमति क्यों नहीं बनी, है ना, लेकिन बात ये भी है कि राजस्थान को अब मिलने किया जा रहा है। पहला भी 5 साल का टर्म रहा था, कार्यकाल रहा था, तो उसमें अगर उसकी तुलना करें, क्योंकि विपक्ष तो सवाल उठाएगा ही, विपक्ष तो कह ही रहा है कि राजस्थान में जो पहले के मंत्री थे या पहले के जो सांसद थे उन्होंने कुछ भी नहीं किया। पहले तो पूरी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा था, लेकिन अब तो फिलहाल आधी सीटें हो चुकी हैं। तो इस बार राजस्थान के लिए क्या हो सकता है? बिल्कुल शुभेंदु, देखिए राजस्थान के लिए इस बार सीटें बड़ी, लेकिन आपको प्रतिनिधित्व पूरा दिया। 4 कैबिनेट मिनिस्टर यहाँ से पोर्टफोलियो में लिए गए हैं और चारों के पास ही बड़े सशक्त मंत्रालय हैं, तो काम करने के लिए यहाँ पर बहुत स्कोप है। और ऊपर से सबसे बड़ा फायदा ये कि राजस्थान में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो जो डबल इंजन की सरकार है, अगर अच्छे कोलैबोरेशन के साथ काम करें तो जो पिछले बार के जो गतिरोध थे, क्योंकि पिछली बार यहाँ पर कांग्रेस की सरकार थी, तो गहलोत मोदी या उनके कैबिनेट सेक्रेटरी स्थान रहती थी, लेकिन इस बार पिछले कई सालों से लटके हुए हैं, जिसमें सबसे पहले ईआरसीपी को लेकर तिवारी साहब ने जो चर्चा की या चंबल लिंकेज को लेकर जो बातचीत चल रही है, क्योंकि राजस्थान की सबसे बड़ा जो इश्यू है वो पानी का इश्यू है। आज भी हम देखते हैं तो इस लोकसभा चुनाव के दौरान भी जब कई कॉन्स्टिट्यूएंसी को मैंने देखा तो वहां पर 90% लोगों की जो समस्या थी वो पेयजल को लेकर थी, यानी कि इतने सालों बाद भी यहाँ पर लोगों को पीने का पानी सुलभता से नहीं मिल रहा है, जबकि पानी बहुत सरप्लस है, उसको एक मैकेनिज्म बनाने की जरूरत है। तो यदि ये 5 साल में एक अच्छा काम होता है, दोनों डबल इंजन की सरकार मिलकर बहुमुखी विकास के लिए जो जैसी सोच नरेंद्र मोदी रखते हैं, जैसी सोच भजन लाल रखते हैं, यदि बहुत तारतम्य के साथ एक दूसरे के साथ काम करेंगे तो आप मानते चलिए 5 साल में वो अच्छे परिणाम आ सकते हैं जो पिछले 50 सालों में नहीं आए। तो जरूरत है दोनों को आपस में तालमेल के साथ काम करने। ठीक है, मैं इसमें सुमित जी को जोड़ लेता हूँ। सुमित जी, एक चीज़ बताइए, पहले तो बड़े आरोप लगते थे कि साहब बीजेपी के सांसद हैं, वो सदन के अंदर सही तरीके से मुद्दे नहीं उठाते हैं। अब तो आपकी भी भूमिका है, अब सिर्फ आप आरोप नहीं लगाएंगे, अब आपकी भी जिम्मेदारी है कि आपके जो सांसद चुनकर के पहुंचे हैं सदन के अंदर, वो जो कमी अगर रह गई थी तो उसको पूरा करें, जहां कहीं चूक हो गई है उसको उठाएं। सुमित जी, सुमित जी सुन पा रहे हैं? लगता है शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन ठीक है, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं। राजीव तिवारी जी को भी जोड़ लेता हूं। राजीव सर, एक चीज बताइए कि अब ये आरोप नहीं लगा सकती है कांग्रेस पार्टी। पहले कहा जाता था कि भाई राजस्थान की आवाज़ नहीं उठाते हैं, सांसद चुन करके भेजे लेकिन वो मुद्दे नहीं उठाते हैं, राजस्थान की आवाज़ को पहुंचाने की कोशिश नहीं करते हैं देश दुनिया तक। तो अब ये सिर्फ ये आरोप नहीं लगाने हैं, अब तो ये भी है कि आपको मुद्दे उठाने पड़ेंगे, खुद भी काम करना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अब बराबर का प्रतिनिधित्व विपक्षी दलों का भी लगभग बराबर का 11 सीटें हैं जी, तो उनको भी अब ये आरोप लगा नहीं सकते कि बीजेपी ने ये काम नहीं किया या बीजेपी ने इस मुद्दे पर बीजेपी सांसदों ने इसको उठाया नहीं। अब कांग्रेस के पास और जो दूसरे विपक्षी दल हैं, बेनीवाल हैं और ये राजकुमार रोत हैं, इनको पूरा मौका है कि वो राजस्थान की बात को संसद के पटल पर रखें, उठाएं वहां पे जोर शोर से, और राजस्थान से जो संबंधित मुद्दे हैं उन पर सरकार पर दबाव बनाएं और उसको लागू कराने में अपना रोल अदा करें।
और जहां तक अभी बात हो रही थी कि कांग्रेस का के सुरेश को वहां पे क्यों खड़ा किया गया स्पीकर पद के लिए, तो देखिए आज पहली बार और जो पहला बड़ा मौका था लोकसभा में, नई लोकसभा में, 18वीं लोकसभा में, उसमें भले ही वो मत विभाजन नहीं हुआ हो, लेकिन इंडिया गठबंधन की ये हार हुई है। क्योंकि अब परंपराओं की बात करते हैं भाई, संसद जो है वो नियमों से चलती है, परंपराओं से नहीं चलती। परंपराओं का ध्यान रखा जा सकता है, लेकिन परंपराओं के जरिए उसको हम लागू करें हर चीज को परंपराओं के नाम पर, वो नहीं हो सकता। वहां तो नियम है, नियमों के हिसाब से चलेगी संसद। तो ये एक मैं मानता हूं कि आज इंडिया गठबंधन की पहली हार संसद में हुई है, क्योंकि उन्होंने डिप्टी स्पीकर पद के लिए लगातार दबाव बनाया। अब जब इनको मालूम पड़ गया कि हमारे पास इतना नंबर नहीं है, नंबर गेम में हम हार जाएंगे, तो इन्होंने फिर सरेंडर कर दिया। तो भाई जब आपको पहले नहीं पता था कि आपके पास नंबर्स नहीं है, एक दिन में ही कोई सारी बाजियां थोड़ी पलट जाती हैं। तो बीजेपी के नेता जो प्रवक्ता कह रहे हैं कि अपने अलायंस या अपने जो सहयोगी हैं उनको भी वो चेक करना चाह रहे हैं कि कितने लोग साथ हैं, ये भी दिखाई दिया। लेकिन वो आप देखिए ना, अगर वो मत विभाजन की स्थिति आती तब वो चीज सामने आती। इनको तो पहले ही लग गया था, टीएमसी का रोल पे इनको शक हो गया था कि नहीं टीएमसी वहां पे वोट करने वाले टीएमसी के सांसद, तो इनके तो फिर 200 जो भी 34 या कितने हैं वो, उसमें से और उनके 27 सांसद कम हो जाते। तो ये मतलब ठीक है, यानी कि नुकसान के डर से एक कदम पीछे कर लिया गया। जिम्मेदाराना कदम कहूंगा मैं इंडिया गठबंधन का कि उन्होंने एनडीए के प्रत्याशी के सामने अपना उम्मीदवार खड़ा किया। ठीक है, उनको नहीं करना चाहिए था, उनको बड़प्पन दिखाना चाहिए था कि हाँ हम विपक्ष मजबूत है, लेकिन फिर भी हम अच्छा राजीव जी, एक चीज और जानना चाह रहे हैं कि डिप्टी स्पीकर पद की जो विपक्ष मांग कर रहा है परंपराओं के आधार पर, आप कह रहे हैं नियमों के आधार पर भी हमें चलना चाहिए, तो नियमों के आधार पर क्या डिप्टी स्पीकर पद कहीं एग्जिस्ट करता है? नहीं, आप देखिए पिछले लोकसभा में भी डिप्टी स्पीकर कोई नहीं था। वो एक परंपरा है कि भाई हाँ विपक्ष के एक नेता को आप डिप्टी स्पीकर बना दें जो कि असिस्ट करे लोकसभा अध्यक्ष को, स्पीकर को, और जो विपक्ष के मुद्दे हैं, जो ऐसे मुद्दे जिनको कि सत्ता पक्ष ध्यानाकर्षण में नहीं लाना चाहता, वो उसको आगे रखने में मदद करे। इतना सा रोल होता है डिप्टी स्पीकर का। लेकिन वो डिप्टी स्पीकर बनाना है नहीं बनाना है, ये सदन पर निर्भर करता है। ये परंपरा है, नियम नहीं है। ठीक है, शैलेश जी को जोड़ लेता हूं। शैलेश जी, क्योंकि सचिन पायलट ने भी इस बात को उठाया कि भाई डिप्टी स्पीकर पद जो है वो विपक्ष के पास होना चाहिए, लेकिन अंतिम फैसला क्या हुआ है उस पर अभी तक कुछ साफ नहीं हुआ है। अज़दुद्दीन ओवैसी ने भी कहा कि साहब डिप्टी स्पीकर पद जो है ओपोजिशन के पास रहता है, तो ऐसे में उसका भी चयन होना चाहिए। तो अगर ये मांग होती है तो क्या आगे सरकार इस पर किसी तरीके से या सदन के अंदर डिप्टी स्पीकर पद को लेकर के कोई जो विपक्ष की मांग है वो पूरी हो सकती है? क्या संभावनाएं उसकी हैं? देखिए शुभेंदु जी, जैसे कि अभी तिवारी जी बता रहे थे कि ये कोई नियम नहीं है, परंपरा, ये सामान्य व्यवहार की बात है कि आप लोग साथ दो। आज कांग्रेस ने अपना जिस तरीके से एक परंपरा को तोड़कर, स्वस्थ परंपरा को तोड़कर जिस तरीके से चुनाव की परिस्थिति को लाकर खड़ा किया संसद में, आज कांग्रेस किस मुंह से डिप्टी स्पीकर की बात करती है? और जहां तक मुझे जानकारी है, ऐसा है कि शायद 1952 से 1969 तक 17 साल डिप्टी स्पीकर का पद किसी के पास नहीं रहता। अनम्यूट कर लीजिए एक बारी। ये परंपराएं बिल्कुल फिक्स हैं, लेकिन इसके लिए आप थोड़ा आगे बढ़ो। जब अगर आप तो चुनाव लड़ेंगे, आप अपनी शर्तों को लगाएंगे, और उस परिस्थिति में जबकि कुछ परिस्थिति में आपके पास बहुमत नहीं है, तो कैसे संभव है? जहां तक ये डिप्टी स्पीकर का पद बात है, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का जो अलायंस है, इसके शीर्षस्थ नेता बैठेंगे, तय करेंगे किस स्थिति में क्या चुनाव करना है, किस स्थिति में किसको खड़ा करना है, किस स्थिति में किस गठबंधन को या किस अपने एनडीए के सहयोगी को पद देना है। तो निश्चित रूप से भविष्य में जल्दी तय होगा। लेकिन कांग्रेस जिस परंपरा की बात कर रही है, उस परंपरा को उसने पहले खुद इतिहास में तोड़ा हुआ है। राजेश जी, इसमें एक चीज और भी है कि बड़ा कांटो भरी सीट होती है, बड़ा मुश्किल होता है,
उस वक्त सभी सांसदों को मैनेज करना, उनकी बातों को सुनना भी, क्योंकि सत्ता पक्ष ये चाहता है कि उनके जो प्रपोजल लेकर के आए हैं उस पर सहमति बने, दूसरी तरफ विपक्ष ये चाहता है कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा सदन के अंदर बोलने का मौका मिल पाए। तो बड़ा चैलेंजिंग ये काम होता है। इस बार बिरला जी के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण रहेगा पूरा कार्यकाल। राजीव सर, हाँ राजीव सर एक मिनट, राजेश जी से सवाल था। राजेश जी। हाँ राजेश जी, ओके, नो प्रॉब्लम। जी देखिए, सत्ता पक्ष के पास पूरे नंबर हैं, भाजपा के पास पूरे नंबर नहीं है, लेकिन अलायंस के पास पूरे नंबर है। तो ताकत तो सदन में हमेशा उसी की होती है, इस पर नंबर्स होते हैं। ये पूरा खेल नंबर्स का है और यही कारण था क्या कांग्रेस का कदम पीछे खींचना, के कहीं जो नंबर वो देश के सामने रखना चाहते थे, यदि इसमें एक्सपोज हो गया और बहुत नंबर 200 से नीचे चले गए तो वो बहुत कमजोर वहां पर सदन में पड़ जाएंगे। तो सारा खेल नंबर्स का ही है। रही डिप्टी स्पीकर की बात, तो बहुत क्लियर कट है कि ऐसा कोई रूल्स और रेगुलेशन नहीं है कि बनाया जाए, ये आपसे सहमति से होता है। यदि कांग्रेस और विपक्ष बड़प्पन दिखाते और बिना किसी कॉन्ट्राडिक्शन के या बिना किसी विवाद के सीधे ओम बिरला को सदन का नेता चुन लेते, तो हो सकता है भाजपा को भी एक पहल होती, क्योंकि राजनाथ सिंह से खड़गे और दूसरे नेता मिले थे। तो ये सब आपसे सहमति का काम है। रही बात उस पर कोई विरोध या विरोध की, तो ये आगे का मसला है, क्योंकि यदि नहीं चाहेंगे सदन के लोग और जो सत्ता पक्ष नहीं चाहेंगे, तो पिछले 5 साल में बिना डिप्टी स्पीकर के कार्यकाल चला है, इस बार भी चला जाएगा। और इस बार जो है नरेंद्र मोदी का जो कार्यकाल है वो बहुत एग्रेसिव और बहुत डिसीजन मेकर्स का रहेगा। तो इस स्थिति में वो कभी नहीं चाहेंगे कोई ऐसा अड़ंगा उनके। लेकिन बहुत सारे लोगों के मन में अभी भी सवाल है कि गठबंधन में रह करके क्या नंबर्स जो है अपने पूर्ण बहुमत तक ना होने के बावजूद भी अकेले बीजेपी के पास अलायंस में रह करके क्या कड़े और बड़े फैसले सरकार ले पाएगी पहले कि जिस तरीके से पहले 2014 और 19 में ले पाए। खैर बहुत सारी चीज़ें भी हैं, ये तस्वीरें आने वाले समय के साथ ही साफ हो पाएंगी। बहुत शुक्रिया फिलहाल सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में अपना कीमती समय देने के लिए। लेकिन राजस्थान के खाते में एक और बड़ा पद और एक बड़ी जिम्मेदारी राजस्थान के लिए भी है, लेकिन बहुत सारी उम्मीदें राजस्थान के लोगों के लिए भी है। कितना विकास होता है, कितना काम होता है, राजस्थान के लिए क्या तस्वीर होती है, ये समय के साथ तय हो पाएगी। यार रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए कहीं मत जाइएगा, बने रहिए एनडीटीवी राजस्थान के साथ। नमस्कार।